हेलो एवरीवन। नया वीडियो और नया सेट। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो ये नया सेट है। ये एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी 2021 को इवनिंग में। 18 जनवरी 2021 को दो शिफ्ट में, जितने भी दिन एग्ज़ाम हुए थे दो दो शिफ्ट में होते, तो ये इवनिंग वाले सेट का एग्ज़ाम है। क्वेश्चन पेपर है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस इकट्ठा 2 घंटे में पूरा करवाया जा रहा है, सटीक सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं सीधे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस वैन का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो दिन, सप्ताह, वर्ष। तो दिन, फिर दिन से मिलके सप्ताह के अंदर दिन होते हैं, मतलब दिन से सप्ताह बनता है और सप्ताह से साल बनता है। तो हमारा आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो धनुर्वेद, युद्धवेद, ये सब युद्ध कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको गैट बोलते हैं, ये अस्तित्व में आया था 1948 में। और इसी से रिलेटेड एक जीके है, एक फैक्ट है कि जब गैट जब ख़त्म किया गया था ना, तो ये किया गया था 1995 में, और इसी के बाद से जन्म हुआ था WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर पूछा जाए WTO कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब बना था, अस्तित्व में आया था, तो 1995। अगला है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। गेहूं, चावल, अनाज। तो गेहूं और चावल है, दोनों अनाज हैं। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ गुणा है, डिवाइड का अर्थ प्लस है और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो ये जो व्यंजक दिया है इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो करते हैं। प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो ये तो हो गया हमारा डिवाइड। ठीक है, तो ये हम टोटल हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस जो है वो मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। तो 22 माइनस 4 प्लस 3। ठीक है, तो ये टोटल 21 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 21। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज, तो ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इंडिका। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई इतने अनुपात में है, इसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? देखो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो लंबाई मान लो 7x है, चौड़ाई मान लो 4x है, और क्षेत्रफल पूछा है ना, तो दोनों का गुणा कर दोगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं गुणा, 28x² बराबर 1 2 3 4 8। ठीक है, अब ये 28 को इससे डिवाइड करना है, तो ये x² 1 2 3 4 8 डिवाइड बाई 28, तो ये हो जाएगा, मुझे लगता है 4 से कट जाएगा, 4 3 0 8 7 एंड 4 7। ठीक है, ये आ जाएगा। ये कैसे कटेगा? 7, हाँ 7 से कट रहा है, 7 4 जा 1 जा, तो x² बराबर आ जाएगा 4 4 1।
ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 21, क्योंकि ये 21 का स्क्वायर है। क्या पूछ रहा है? आयतन की लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। तो 7 × 21 बराबर 147 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, मतलब LCM और HCF क्रमशः 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो इसका एक बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है कि कोई एक नंबर है, कोई दो नंबर है, उनका गुणा, और उन्हीं दोनों नंबर का जो LCM और HCF है उनका गुणा, ये इक्वल होता है। ठीक है, बस यही हमें फार्मूला लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो फटाक से ये फार्मूला रखो और क्या क्या दिया है उनको रखो। तो एक संख्या तो 35 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। LCM हमें 70 दिया है, HCF हमें 7 दिया है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और B बराबर 14 हो जाएगा। 14 हमारा आंसर दिया है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, cos 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री का मान। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें है sin 0 डिग्री हमें पता है, sin 30 डिग्री हमें पता है, sin 45 डिग्री पता है, sin 60 डिग्री पता है और sin 90 डिग्री पता है। जो मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ को, जिनकी मेमोरी अच्छी है, उनको sin 15 डिग्री भी पता होगा और sin 75 डिग्री भी पता होगा। ठीक है, लेकिन ये सबको पता नहीं है। ये तो इजी है, ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है और ये 1 है। ठीक है, तो हमें देखो करना क्या है ना, अब हमें नहीं पता है ये क्वेश्चन, इसको मैं कठिन नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो मैथ बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर है ये क्वेश्चन। बट ये एग्ज़ामों में ऐसा चलता है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो मैथ बैकग्राउंड के हैं उनके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस कठिन लगेंगे, बहुत ही डीप क्वेश्चन मेडिवल के पूछता है, तो ये औरों के लिए ये भी पढ़ना पड़ेगा इतना। तो बढ़ते हैं आगे, इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे। देखो ये है हाँ, ये है cos 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। तो इसको ना cos में बदल दो या इसको sin में बदल दो। ठीक है, तो हम इसको बदल देते हैं sin में, sin 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। अब ये क्यों आया, देखो क्या होता है ना, जो एक फार्मूला है यहाँ पे बताता हूँ, cos 90 माइनस x बराबर sin x होता है। ठीक है, तो इसमें देखो 90 माइनस 15 करेंगे तो 75 आ जाएगा, तो sin 15 आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin 15 डिग्री। ठीक है, अब 2 sin 15 डिग्री है क्या एक्चुअली में, अब 2 sin 15 डिग्री है क्या, ये क्या है, 45 माइनस 30 तो है। ठीक है, और 2, अब इसका साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा देना है, तो साइन a माइनस बी में क्या होगा, साइन a कॉस b माइनस साइन माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा √3 बाई √2 माइनस 1/2√2। ठीक है, तो और फिर जब हम इसके आगे करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/√2।
ठीक है, यही आंसर है हमारा। तो ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है ना उनके लिए कठिन क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2.7 स्क्वायर माइनस 0.8 स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा ये ए मान लो इसको और ये बी मान लो, नीचे भी क्योंकि सेम है ना। तो ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी अगर दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो ए माइनस बी माइनस कट जाएगा, तो यही चीज़ इसमें भी होगा, तो बचेगा क्या, तो ए प्लस बी बस हमें पता करना है। तो बस ये और ए माना था हमने, ये बी माना था, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 3.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याओं के निम्न समूह में है। ठीक है, तो अब ये जिस तरीके का सीक्वेंस है ना, ये उसी प्रकार का हमें ढूंढना है जो नीचे विकल्प में दिए गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार संख्याओं का समूह देखना है। तो ये क्या है, 4 में 16 कब आएगा, 4 में 20 कब आएगा, 16 जोड़ना पड़ेगा, और ये 8 आ रहा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये कि 16 8, ठीक है, इसका आधा हो रहा है। देखो इसमें हम जब देखेंगे ना तो ये आएगा 18 और ये आ रहा है 24, ये आ रहा है 24 और ये आ रहा है 32, ये है 16 और ये है 8 नहीं 6, ये है 48 और ये है 24। तो देखो इसमें अंतर जो है 16 का था, फिर 16 का आधा अंतर हो गया, 16 से 8 हुआ, इसमें 18 से 24 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें 24 से 32 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 16 से 6 हो रहा है, 8 होता तो ये हो जाता, ये भी नहीं होगा। इसमें 24 से 48 से 24 हो रहा है, मतलब आधा हो जा रहा है ना, तो ये हमारा इसीलिए आंसर है। ठीक है, तो ये इसमें लॉजिक था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक और 7/4 से कम है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का, तो 5/8 होगा क्या, 8/5 होगा क्या, 8/5 होगा तुम्हारा 1.6। ठीक है, और 7/4 क्या होगा, ये होगा 1.75। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, ये है 2 पॉइंट, तो ये तो इन दोनों के बीच होगा नहीं, तो ये तो कट गया। ये हमारा होगा 0 पॉइंट 1 पॉइंट होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये हमारा होगा 0.75, ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो रहा है, क्योंकि ये 0 है, ये 2 पे आ रहा है, इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था रीजनिंग का, रीजनिंग कह लो या क्वांट कह लो। अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। तो अधातु के गुण धर्म क्या होते हैं, चालक नहीं होते वो। ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा समझ लो तुम फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि थीटा बराबर 45 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अच्छा थीटा बराबर 45 है ना, तो देखो चाहे साइन 45 डिग्री ले चाहे कॉस 45 डिग्री ले, दोनों का 1/√2 ही आएगा। ठीक है,
तो इजी है, चाहे इसको साइन समझ लो चाहे कॉस, क्योंकि दोनों का 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू मान जो है 1/√2 ही आता है। तो जब दोनों का √2 आएगा तो ये दोनों सेम है तो ज़ीरो हो जाएंगे, और जब नीचे ज़ीरो हो जाएगा, जब ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो ऊपर कोई भी संख्या रहे इनफाइनाइट ही आएगा हमारा। तो आंसर हमारा हो गया इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 15, यूएन शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, यूएन जो पीस फोर्स है ना, यूएन पीस फोर्स को 1988 में नोबेल मिला था। ठीक है, तो इसको हमें याद कर लेना है आगे के लिए, क्योंकि ये भी अटपटे से फैक्ट है, तो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 0.75, अच्छा ठीक है, इसको सीधे सॉल्व करते हैं। 0.75/x बराबर 2.58। ठीक है, तो ये किस तरीके से बैठ रहा है, ये नीचे हम 2 ज़ीरो दे देते हैं और ये पूरा डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, और इसको नीचे अगर 1 ज़ीरो दे देंगे तो इसका भी डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, अब 25 3 जा 75। ठीक है, ये ज़ीरो कट जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू आएगा हमारा x का वैल्यू आएगा 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 10 2.4। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है, मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो भारत में कई सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं, प्लांट हैं, जो कि यूके, यूएसएसआर, यूएस, जर्मनी, इनकी हेल्प से, एड से बनते हैं। टिस्को, तो टिस्को सबसे बड़ा है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। याद है एक बार पूछा गया था कि आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो उसका दूसरा आंसर था। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल ब्रिटिश काल में लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, अंतिम था ये, क्योंकि उसके बाद वाइसरॉय का, ये जब 1858 का जब हुआ था ना ये विद्रोह 57 का, तो उसके बाद जो एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां है, किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक x प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा। तो x और x प्लस 1 का एलसीएम होगा ये। क्यों होगा ये, देखो इसको हम ऐसे करते हैं, जैसे मान लो ये है 2, मान लो x बराबर 2 है, तो x प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा ना। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि क्या है 2 × 3 है। ठीक है, ऐसे ही तुम 3 मान लो x बराबर, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, जो कि 3 × 4 है। कहने का ये मतलब है कि जो क्रमागत जो जितने भी संख्याएं होती है ना, उनका गुणन ही जो होता है वो होता है एलसीएम। क्यों, क्योंकि उनका HCF 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, EU का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना। अच्छा, ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं पॉलिसी लेवल पे, यूरोपियन जो यूनियन है उनके कंट्रीज़ की। तो उस समय आंसर चेक था। अभी क्या है कि बहुत सारी कंट्रियां हैं, कोई जो तरह तरह के जो ये होते हैं ना, ड्रग्स होते हैं, इनको लीगलाइज करता है, कोई सेम सेक्स मैरिज करता है, कोई जो है दुनिया भर के पॉलिसीज़ जो चेंजेज होती रहती है, जो माइग्रेशन जो हो रहे हैं, जो लोग जो वहाँ पे बस रहे हैं, जो बाहरी लोग आके उनके खिलाफ होता है। कोई कंट्रीज़ होती हैं, कोई होता है जैसे ब्रेग्जिट हुआ था,
ठीक है, तो ब्रिटेन जो एग्जिट कर रहा था यूरोप, तो वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये पॉलिसी लेवल पे ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश, ये फातिमा बीवी। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कितनी एग्ज़ामों में ये आता है। पीसीएस ले लो, यूपी, बिहार, एमपी, यूपीएससी में भी आया है। उसके बाद जो है रेलवे में भी पूछ रखा है, देखो एसएससी में भी पूछ रखा है, बैंकिंग्स में पूछे रह जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही क्यों अभी भी इम्पोर्टेंट है, क्या पता ये एग्ज़ाम फिर से आ जाए, क्योंकि अभी फातिमा बीवी की डेथ हुई है अभी पिछले साल। तो ये एग्ज़ाम अभी के लिए भी रेलेवेंट है। तो हमें बस ये याद रखना है, पहली भारतीय महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या करना है, अच्छा इसको हमें हल करना है। तो करते हैं, हल करते हैं इसको सीधे। ये है, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स के पावर। अच्छा हाँ, ये जो है ना नीचे जितने भी दे रखे हैं ना, ये सब हमें ऊपर मिल रहा है, तो हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं ट्राई करता हूँ। एक्स, देखो इसको मैं पहले एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये पता है ये है क्या, ये है तुम्हारा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, यही है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो ये है हमारा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, और ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। नीचे हमें क्या क्या मिल रहा है, एक्स माइनस वाई था नीचे, एक्स प्लस 3 था नीचे, एक्स माइनस 2 था नीचे, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 था नीचे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये इससे कट जाएगा, एक्स माइनस 2 इसका भी एक्सपेंड करेंगे तब कटेगा, एक्स प्लस 3 कट रहा है एक्स। ठीक है, तो जो हिस्सा कट गया है उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जो हिस्सा कट गया है ना उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये बच रहा है। उसके बाद एक्स प्लस 2 बच रहा है। उसके बाद इसको भी हम खोल देते हैं, तो ये जब खोलेंगे ना तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा क्या एक्स माइनस 2 बच रहा था ना, एक्स माइनस 2 भी हमारा कट रहा है, तो बच रहा क्या है ये, और एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 दो बार आ रहा है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमारा बच रहा है ये इतना हिस्सा, और यही हमारा देखो इधर आंसर है। ठीक है, तो बस इसको खोलना था, इसको एक्सपेंड करके हमें कैंसिल कर देना था, तो जो बच रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू उपग्रह प्रणाली है। तो ऑब्वियसली एशिया प्रशांत क्षेत्र में तो सबसे बड़ी है भारत के पास, क्या, घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि 1 केजी चावल का मूल्य 45 है तो 15.2 केजी चावल का मूल्य क्या होगा। तो ये तो एकदम ही सिंपल है, अगर 1 केजी 45 रुपये का है तो 15.2 कितने का होगा, 45 गुणा कर देना है इसमें, इजी ही तो है। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6840 डेसिमल, इतना रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये है तो ट्रैग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ट्रैग्नोमेट्री का भी बहुत ही कठिन क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको। और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मैथ बैकग्राउंड के लिए कठिन नहीं है, जो मैथ बैकग्राउंड के हैं जिनकी प्रैक्टिस छूट गई है मैथ से, उनके लिए भी कठिन है, नो डाउट, क्योंकि इसको सॉल्व करना ना अपने आप में चैलेंजिंग है।
इसमें फार्मूलाज तो यूज़ हो ही रहा है प्लस ट्रिक भी यूज़ हो रहा है, और ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है कि मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इजीली वे में समझाऊं उनको जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं। तो लेट्स ट्राई करता हूँ मैं। देखो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसमें क्या है ना, ये जो 1 है ना, यहीं से खेल शुरू होगा। देखो होता क्या है ना, एक फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जो कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, तो 1 किसका, इतने के बराबर है, तो 1 जहाँ है वहाँ हम ये लिख सकते हैं। अब लेट सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 की जगह ना हम ये रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं तो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई, इसको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है उसके हिसाब से इसको खोल देते हैं। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए माइनस बी हो गया, और ए प्लस बी तो मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और ये प्लस आ जाएगा, प्लस क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको हम कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो अंदर सिर्फ ये हिस्सा बचेगा जो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और प्लस ये पूरा हिस्सा जब हट जाएगा तो 1 बचेगा इधर। तो एक चीज़ ध्यान दो, ऊपर है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या हमारा ओवरऑल, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, हाँ ये बच गया। अब हम इसको क्या करेंगे ना, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं एक बार, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो नीचे कॉस कॉस है तो ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, तो ऊपर हमारा आ जाएगा कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से फिर नया फार्मूला और नया लॉजिक शुरू होगा। क्या होगा, कॉस थीटा एक्चुअली में है क्या ना, ये है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 को पता है क्या लिखेंगे, 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, और देखो यहाँ तक का तो क्लियर हो गया ना। मैं इसको, स्पेस कम है तो इसको मैं डिलीट करके इसके आगे से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा में हम जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी ये फार्मूला बताता हूँ मैं, ये इसका ही फार्मूला ही होता है, मैं बताता हूँ आगे। और 1 की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो बस हम वही कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि ये आंसर थीटा बाई 2 में है ना सारे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस
साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, आगे जब सॉल्व करेंगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी। ठीक है, डिवाइड बाई ये पूरा क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो ए मतलब कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये 2 बार माइनस हो रहा है, तो ये और ये हिस्सा कट जाएगा, तो ये प्लस में एक बार माइनस में बचेगा। ठीक है, और हम जब कॉस को बाहर निकालेंगे ना, तो अब हम कॉस से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे, तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ साइन बाई कॉस करके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में टेन थीटा बाई 2, और यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा माइनस साइन बाई कॉस में आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं जो यहाँ पे बता रहा था ना, यहाँ पे एक्चुअली फार्मूला ये होता है, जो मैं इसको डिलीट करके बताता हूँ। एक फार्मूला होता है ना, देखो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो फार्मूला ये लगाया था मैंने, ठीक है। एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब जो भी थीटा है ना, उसका जब इसको जब फैलाएंगे ना, खोलेंगे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और जो थीटा जो यहाँ पे है उसके हाफ वैल्यूज लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब साइन थीटा को हम खोलेंगे तो 2 आ जाएगा और थीटा का हाफ बन जाएगा। ठीक है, और यही मैंने यूज़ किया है, आंसर ही हमारा थीटा बाई 2 में है सारे ऑप्शन। एक तो ये फार्मूला यूज़ किया मैंने, और एक मैंने यूज़ किया था, एक फार्मूला था कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने जब मैंने अप्लाई किया तो वो कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा के समय जब 2 थीटा का थीटा हो जा रहा है तो थीटा का थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूलाज यूज किए थे। ये क्वेश्चंस एक दो बार और देख लो, और मुझे नहीं लगता कि ये बार बार ऐसे सवाल पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो बेटर है, अगर समय कम है तो स्किप कर दो ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम साराभाई। ठीक है, करंट अफेयर कह सकते हैं, नहीं इसको, ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस एंड टेक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 80.6 डिवाइड बाई 4030। ठीक है, तो इसको 80.6 डिवाइड बाई 4030 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ जाएगा 806 और 40300। तो ये देखो 403 100 जा 403 2 जा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। इजी था, सिंप्लीफिकेशन। कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, और पिछला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन कितना कठिन था, लेंदी प्लस कठिन। क्वेश्चन नंबर 28, सल्फाइड के अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या बोल रहा है, वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में जब अयस्कों को गर्म किया जाता है ना, तो वो होता है रोस्टिंग, भर्जन। ठीक है, और वायु की अनुपस्थिति में जब किया जाता है तो कैल्सिनेशन। इसका हिंदी का वर्ड मुझे पता नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनना है, समझ लेंगे 90 डिग्री। ये बी है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 12 है, बी सी बराबर 5 है,
तो AC बराबर कितना होगा, 13 होगा। अप्लाई कर लो पाइथागोरस थ्योरम। 144 25 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169। 169 कितना किसका स्क्वायर है, 13 का, क्योंकि वही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। इतना तो आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, पहला साइन ए कॉस से निकालना है ना। साइन ए, यहाँ से साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं बाय हाइपोटेनियस। साइन ए बराबर हो जाएगा 13/5 और कॉस ए बराबर हो जाएगा 5/13 और 12/13, तो 60/169। और साइन सी कॉस सी, चाहे यहाँ से लो साइन सी कॉस सी, वो भी वही आएगा, तो 60/69 एकदम सही है। इजी ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, राम ने 1900 में एक साइकिल खरीदी और इसे 1862 में बेच दिया, तो उसको हानि कितने का हुआ। तो हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि कितने का हो रहा है, देखो 1900 से 1862, तो 38 रुपए का कम लिया इसने पैसे, तो 38 रुपए का इसको नुकसान हुआ। किसमें से, 1900 में से। तो ये और ये, तो हमारा आंसर आ गया 2% की इसको हानि हुई, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज जीतने वाले पहले रैपर, ये है केंड्रिक रैमर। अब इस क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना है, क्यों, क्योंकि ये है हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन। ये 2020 में रैमर को जो है पुलित्जर प्राइज मिला था और ये रैपर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। क्वेश्चन नंबर 32, URL https:// में कौन सा घटक वेब पेज की पहचान करता है। तो वेब पेज के लिए है लॉगिन PHP। बिल्कुल, ये एकदम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी RRB के किसी पहले के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये हो गया वेबसाइट और ये हो गया वेब पेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। मतलब तार युक्त नहीं है, मतलब वायरलेस है। तो वायरलेस कौन सा होगा, डायल अप, केबल में तो वायर ही है, सैटेलाइट, वायरलेस है ना, बहुत दूर होता है, तो वायर कहाँ है, सैटेलाइट में वायरलेस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र, सियाचिन ग्लेशियर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आए दिन डिबेट्स में यूज बोले जाते हैं कि हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर, ये वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। बिल्कुल हड़प्पा। ये भी इजी क्वेश्चन है और ये भी लूसेंट के फर्स्ट पेज पे दिया है। अभी पिछला सेट जब मैं करा रहा था तो लूसेंट के फर्स्ट पेज और उसी पेज के पिछले वाले हिस्से पे, मतलब एक ही पेज का ये फेज और एक ये, दोनों से एक सवाल आ गए थे एक ही सेट में, सोचो। और ये भी फर्स्ट पेज पे ही है, मतलब लूसेंट तो भाई साहब मस्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है और बड़ा सुंदर माना जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा गलत है, रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, सही है, बिल्कुल सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक ले जाता है, बिल्कुल सही है, सर्कुलेशन का काम करता है। रक्त ज्ञान इंद्रिय इनपुट में मदद करता है, रक्त का ज्ञान इंद्रियों से क्या लेना देना है,
ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर गलत, ये सी वाला हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 13 से विभाज्य होने वाली संख्या, 13 को मल्टीप्लाई करते जाओ 1000 से नीचे तक नंबर पकड़ो उसके, ठीक है। या तो फिर ऑप्शन से देख लो, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है, 990। 990 देखो 13 से विभाज्य है, तो 13 से विभाज्य नहीं है। फिर 990 के बाद 988 ही तो है, फिर जब इसको चेक करेंगे तो ये विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे तो हो जाएगी। बाकी अगर लंबे लंबे जैसे 5 डिजिट का कोई नंबर आ गया, ठीक है, जैसे 8 7 8 9 4 6, अब कह रहा है ये 13 से विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करो। तो इसका एक फार्मूला, इसका एक ट्रिक होता है कि लास्ट वाला जो डिजिट है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दो, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 39, 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और तो इसको गुणा कर लो, इसमें क्या ही लॉजिक है, क्या ही करोगे, 44 इंटू 22, तो ये 11 इंटू 4 हो गया, और ये कितना हो गया 11 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 121 गुणे 8, तो जब इसको हम 8 16 968 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है 742 में को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्से में कितना आएगा। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखो इस रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो 5 किसको बांटना है, 742 को 5 और 9 के रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो 9 5 कितना 14, 14 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 742, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 और 3, ठीक है, 53 आ गया। और 53 को हम 5 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 265, और एक बार 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 437। एक ही आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निश्चित करें कि दिए गए कथन और निष्कर्ष के हिसाब से सभी विद्यालयों में छात्र होते हैं। अच्छा, निष्कर्ष क्या है, विद्यालय केवल छात्रों के लिए होते हैं, किसी भी विद्यालय का अस्तित्व छात्रों के बिना नहीं होता। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि बिल्कुल कह रहा है ना कि सभी विद्यालयों में छात्र होते हैं, तो छात्र नहीं तो विद्यालय नहीं, ठीक है, तो छात्र के बिना विद्यालय का अस्तित्व नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब नोटा का विकल्प पहली बार कब आया था, नवंबर 2013। बड़ा ही मतलब उस समय का तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक था, बड़ी चर्चाएं चल रही थी, ये नोटा होता क्या है ये वो। अब तो मतलब हम यूज्ड टू हो गए हैं, देख रहे हैं कि कैसे कैसे सिचुएशंस बन रहे हैं नोटा को वोट देने के बाद। तो कुल मिला के याद रखना है नवंबर 2013 में नोटा आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है एक स्कूल में गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान के लिए 7:8:9 के अनुपात में है सीटें, ठीक है। सीटों का क्रमशः 30%, 40%, 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात देखो क्या है, अनुपात 7:8
8 और 9 30% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 130 डिवाइड बाई 100 किसका? 7 का। ये 8 का 140 डिवाइड बाई 100 और 9 का 150 डिवाइड बाई 100, ठीक है। जब बढ़ जाएगा तो अनुपात क्या होगा? तो 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल कर दो और 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। उसके बाद 13 और 10 है ना, नीचे 10 को भी आपस में सबको कैंसिल कर दो। तो 13 और 7 ये हो जाएगा 91, 14 और 8 हो जाएगा 112, 15 और 9 हो जाएगा 135। ये हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है और ऑब्वियसली ये कठिन क्वेश्चन है। अगर पता है तो गुड, नहीं तो फिर या तो तुक्का मारो या तो आगे बढ़ो। लैशमैनिया, काला आजार नामक रोग का कारण होता है लैशमैनिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू हुई थी? ये 24 अक्टूबर 1984। तो 1984 1984 भी याद रखेंगे, मेट्रो ट्रेन। और याद करो 84 में ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसमें सिखों का नरसंहार भी हुआ था, तो उससे हम जोड़ सकते हैं ट्रेन को। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे नेट प्लेटफॉर्म ये गोरखपुर था। अभी बदल गया है शायद, गोरखपुर था 2020 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन सत्य नहीं है, ठीक है। कुटीर के लिए इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है। कुटीर के लिए उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत नहीं होती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने डैश को प्रस्तावित किया है और प्रतिस्थापित किया है। ऑब्वियसली योजना आयोग के बहुत सवाल पूछा गया था 2021 में। ये 1-2 सेट छोड़ के ना इतना सवाल पूछा गया था, तो इतना याद कर लो। प्लानिंग कमीशन बता ही देता हूँ क्योंकि हो सकता है फिर से पूछ ले। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1952 में। और नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग बन गया था 1 जनवरी 2015। एकदम डेट याद कर लो, क्या पता दे 1 जून 2015 ऐसे कुछ कंफ्यूज करके। 1 जनवरी 2015, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 है, शब्दों के उस सही क्रम का चयन करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश, अच्छा डिक्शनरी में जिस तरीके से लिखे। तो इसमें क्या ही करना है, इसमें देखते हैं थर्ड वाला आंसर है ना, थर्ड वाला ही होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस, प्रेज, प्रैंक, प्रेयर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 है, मैथ का क्वेश्चन है। स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर, अच्छा स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? मतलब स्टॉपेज स्टेशन को अगर हटा दें तो इसकी स्पीड 60 हो जा रही है, स्टॉपेज स्टेशन को इंक्लूड कर दे तो इसकी स्पीड 45 हो जा रही है, 15 की स्पीड। तो ये रुक कितना रहा है? ये आई थिंक 15 रुकता होगा ना, 15 मिनट, क्योंकि इसका 60 और 45 का डिफरेंस कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करते हैं। मान लो टोटल डिस्टेंस ये d चल रहा है, ठीक है।
टोटल डिस्टेंस ये d चल रहा है, ठीक है। तो अगर 60 के हिसाब से चलेगा तो कितना टाइम लेगा ये? टाइम 1। 60 के हिसाब से चल रहा है तो d/60 ले रहा है टाइम। 45 के हिसाब से चलेगा तो d/45 लेगा, ठीक है। तो ये अब इसका रिलेटिव क्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अब डिफरेंस इन टाइम, कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है? तो इसका टाइम का डिफरेंस आ रहा है d/45 माइनस d/60। तो इसका आ जाएगा एलसीएम 180 और 4 माइनस 3d। तो d/180 का तो इनका डिफरेंस आ रहा है समय का। तो इसी डिफरेंस समय में ही तो रुक रही है ना ये। तो 1 घंटे में कितना रुकेगी? तो पर घंटे ये रुकेगी d/180 डिवाइड बाई d/45। तो ये हमारा आ जाएगा d/180 इंटू d/45। डी कैंसिल आउट, ये 1/4 आवर्स रुक रही है, ठीक है। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो, तो ये 15 मिनट हो जाएगा हमारा आंसर, 15 मिनट, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक निश्चित कूट भाषा में मॉडर्न को QSHIVR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में WMIRG। अच्छा ठीक है, इस कूट में इसको क्या लिखेंगे? तो मॉडर्न लिखा जाता है ना, मॉडर्न MNO नहीं, M से Q आ रहा है ना, तो MNOP फिर Q आ रहा है, O के बाद S आ रहा है, OPQRS आ रहा है, D के बाद H आ रहा है, DEABCDEFG। अच्छा 3-3 का ये चल रहा है, 3-3 अल्फ़ाबेट ये जंप कर रहा है। तो W के बाद तीसरा देखो, WX, उसी कूट में इतना दिए गए विकल्पों में से किसका कूट होगा? अच्छा ये कोड है तो ये किसका कोड होगा ये पूछ रहा है। तो 3 पीछे जाओ, जाते हैं। सब में ऐसा ना, तो एस हो गया होगा, और ये क्या है? WM, M के 3 पहले जाएंगे, तो M के 3 पहले ABCDEF GHIJKL IJKLM, तो I आ गया। फिर उसके बाद I है ना, तो I के पहले जाएंगे तो N आ जाएगा, R के पहले जाएंगे तो N आ जाएगा। 1 मिनट, I के पहले जाएंगे EFGHINN, फिर उसके बाद C। तो ये हमारा हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन तो दिया ही है, बस हमें लॉजिक पकड़ना था कैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 में हमें करना क्या है कि एक कुर्सी को 639 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? कोई कुर्सी है, उसको इतने में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। मान लो कुर्सी 100 रुपए का था कुर्सी, ठीक है, और 90 रुपए में बेच रहा है, तो उसको 10% की हानि, तो 90 रुपए में बेचेगा। यहाँ पे हम 10 देख रहे हैं, और जब 100 रुपए ले रहे हैं ना, तो बेचने वाला मूल्य 90 रुपए आ रहा है, तो 639 रुपए कब होगा उसका मूल्य? तो इसका अनुपात देखेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं, तो
ये कितना 90 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.1, ठीक है। तो यही चीज़ हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 710 रुपये का था मूल्य, तब वो इतने में बिका था, तब 10% का लॉस हुआ था उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि एक गोले की त्रिज्या इतनी है तो इसका आयतन कितना होगा। तो गोले की आयतन जो है, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र यही होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7, आर कितना है 21 गुणे 21 गुणे 21, 7 तरीके 21। अब इसको बस हल करना है, 4 2 जा 8, ये 8 8 और ये आ जाएगा 4 4 1। अब देखो 8 और 1 तो लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में एक ही में 8 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यदि ए बी से 80% अधिक है, ए जो है ना ए क्या है, बी से 80% अधिक है, मतलब बी का 180 है ए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 9/5b, ठीक है। और बी सी से 20% कम है, बी कितना है, सी से 20%, मतलब सी का 80% ही है बी, तो ये हो जाएगा 4/5c, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, A/B/C का मान, हाँ तो निकालते हैं। पहले इससे ना A/B निकाल लेते हैं, तो A/B हो जाएगा 9:5, और यहाँ से B/C निकाल लेते हैं, B/C हो जाएगा 4:5, ठीक है। अब B क्या है, 5 है, यहाँ 4 है, तो B को हम कॉमन कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इधर हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे और इधर हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, ठीक है। तो इधर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 20, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B 20 आ जाएगा, तो कॉमन मिल गया, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो A/B/C 36 20 25, 36 20 25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, बत्तीस बटा 5 गुणे 92 प्लस 3/2 इंटू 2 3/5 इंटू 2 का मान ज्ञात कीजिए। बस इसको हल करना है, तो करते हैं हल। 32 गुणे 92, नीचे 5 है, प्लस 3 2 जा 6 5 है, नीचे सेम ही है, तो ऊपर को बस हमें ऐड करना है। तो ऊपर को हम कैसे कर लेते हैं, 32 और 92 गुणा ही करना पड़ेगा, 32 इंटू 92, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, 9 2 18, 9 3 जा 27 28, 4 8 6 14, 2944, और इसमें जब 6 ऐड करेंगे तो 2950 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5, जब इसको मल्टीप्लाई इसको भाग करेंगे तो 590 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन थे। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एंटोनियो गुटेरेस, अभी तक यही है बंदा, वो आया था ना, कोविड आया था, इसीलिए बहुत WHO न्यूज़ में था। अच्छा वो WHO था, ये यूएन का तो एंटोनियो गुटेरेस अब बदल गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, ए और बी के पास कुल 2300 रुपये है, ठीक है। ए की राशि का 2/5, बी की राशि का 8/26 के बराबर है, ठीक है। तो बी के पास कितनी राशि है, तो माना बी के पास x है, बढ़िया। तो ए के पास कितना होगा,
अरे 2300 दिया है तो उसमें b का घटा दो, ये होगा a के पास। ठीक है, अब जो बोल रहा है प्रश्न में वही शर्त लगा दो। a की राशि का 2/5, तो a की राशि का 2/5, a की राशि कितनी है 2300 माइनस x ही तो है, उसका 2/5 जो है ना, ये b की राशि का 8/26 के बराबर है। तो b की राशि कितनी है, x है, x का 8/26 बराबर होंगे ना ये दोनों, तो 4 13। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाओ, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 2300 माइनस एक्स बराबर 5 दूनी 10, 10x। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 13 गुणे 2300 माइनस 13x बराबर 10x। तो इसको उधर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 गुणे 2300 बराबर 23x, 2300 जा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 और ये 100, 1300। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। लावड़ी, लावड़ी राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये अदर राज्य से है। गणगौर, घूमर, कालबेलिया, ये सब राजस्थानी नृत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 संख्या संगत है और एक असंगत है। अच्छा, तो जो सबसे अलग है उनको देखना है, तो देखते हैं 63, 84, 49, 50। ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इनमें क्या कॉमन है, ठीक है, इनका HCF ना 7 होगा। ठीक है, यही कॉमन है, 50 इसीलिए अलग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो WFB TGDQNF, ऑप्शन में सब में NNN है, NI भी है, 4th तो आंसर है ही, लेकिन लॉजिक कौन सा ला रहे हैं ये। ABCDEF, एक मिनट, B के बाद C गैप दे रहा है, फिर D आ जा रहा है, D के बाद E गैप दे रहा है, फिर F आ जा रहा है, F के बाद G गैप दे के H आ जाना चाहिए, लास्ट में H है इसी में। अच्छा, तो वो गैप वाला था, एक गैप लास्ट वाले में, एक अल्फाबेट का गैप आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि cot x बराबर 3 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, कठिन तो मैं नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, बट लेंदी कह सकते हैं हम, इसमें करना बहुत कुछ है। तो शुरू करते हैं। इसको हम ये कॉस में है और ये साइन में है। ठीक है, इसको इसमें से 3 बाहर करते हैं, इसमें से 2 बाहर करते हैं, इसमें से 3 बाहर करते हैं। स्पेस कम है तो सीधे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 बाहर करेंगे ना ये, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 2 बाहर करेंगे और इसमें से 3 बाहर करेंगे तो 6 ही मिल जाएगा। 3 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी का है ना ये, तो बस क्या करेंगे, ये तो 1/2 हो जाएगा ना, तो इसको हम 1/2 लिख देते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा x में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा x। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, ये तो है हमारा कॉस स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर x ना, तो 1/2 ये पूरा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा क्या होगा 1/2, ये कॉट ही तो बन रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स
और कॉट बराबर 3 है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कुछ को ना ये यहाँ से मैं ये कैसे लाया तो ये समझ में नहीं आता होगा, तो उसके लिए मैं फार्मूला बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस मैंने यही किया था वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? विधि कानून अधिकारी, तो ये भारत का एडवोकेट अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है मीराबाई चानू। ज़्यादा इसके ऐसे क्वेश्चंस को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, करंट अफेयर में ऐड हो जाते हैं ये। 4 शहरों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संगत हैं और एक असंगत है। अच्छा, गांधीनगर, कानपुर, भोपाल, चंडीगढ़, ये 3 राजधानी हैं और कानपुर राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता, कोलकाता जो है ना उसका नाम ही है हवाई अड्डे का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 66, टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, अगर हम टोकन, क्रेडिट या फिर धन इसका यूज ना करें और वस्तुओं का आदान प्रदान करें विनिमय, तो उसको बार्टर बोला जाता है। जब तक ये पैसे के कैश की जब तक इन्वेंशन नहीं हुई थी ना, तब तक बार्टर सिस्टम था। मतलब जिसके पास जो ज़्यादा है वो बदल लो, किसी के पास सब्जियां ज़्यादा है, किसी के पास फल ज़्यादा है, तो वो फल ले ले और सब्जी दे दे, ऐसे करके बार्टर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 67। 67 किसी निश्चित कूट भाषा में हनी को 8, 12, 13, 5, 2 दिया गया है, लिखा जाता है, तो पैच को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो हनी, इसको संख्या में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो पकड़ते हैं इसको, ये एच को 8 दिया जा रहा है, ABCDEFGH, 1 2 3 4 5 6 7 8, एच का 8 है ना, तो ठीक है 8 नंबर दिया गया है। HFGHIJKLMNO, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ओ को 15, यहाँ पे ओ के लिए 12 है, ओ के लिए 12 है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ओके। ओ के लिए 15 नहीं 12 है, मतलब समझ रहे हो। एच के लिए तो 8 है, फिर एन के लिए देखोगे ना, इसमें इन्होंने क्या किया पता है, इसमें इन्होंने एच को जो है ABCD के क्रम में जब ए को 1 देंगे ना तब एच 8 आ रहा है, लेकिन जब ए को 26 देंगे लिखेंगे तब ओ 12 आएगा, ठीक है। तो मतलब ये पहला जो एच एन और वाई, ये जो है ए को A1 2 3 करके ऐसे लिखेंगे तब ये आएगा कोड, और बाकी जो बच रहे हैं उनको रिवर्स काउंटिंग पे दिया गया है। तो एकदम वही लॉजिक अप्लाई करते हैं, पैच, ठीक है। तो पैच को कैसे लिखा जाएगा? ए है ना, ए आ जाएगा 1 सब में है, पी कहाँ गया, पी को रिवर्स पे ले जाएंगे, MNOP, P 16 आ रहा है,
बट जब रिवर्स चलेंगे ना, ये 26 25 ऐसे जाएंगे तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो 11 1 11 1। टी को भी हम स्ट्रेट मतलब TSTUVWXYZ, तो ये होगा 26, ये 25, ये 24, ये 23, ये 22, 21 और 20। ठीक है, लेकिन जब रिवर्स जाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? एक HN और Y, इसी तरीके से PT और C, ये पैटर्न पे चल रहा है रिवर्स वाले 26 25 वाले पे। ठीक है, और A और C ये चल रहा है सीधी वाले पैटर्न पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इन्होंने घुमा दिया है, ट्रिकी बना दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ए एक कार्य को उतने दिन में पूरा कर सकता है जितने दिन में B और C मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि A और B मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और C अकेले इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो B अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? A और B प्लस C बराबर क्षमता वाले हैं, क्योंकि दोनों बराबर दिन में काम पूरा कर रहे हैं। यदि A और B मिलकर 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, C अकेले इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। A और B 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। हाँ देखो, इसमें हम कर लेते हैं, माना A जो है X दिन में पूरा करता है, X डेज में काम पूरा करता है। ठीक है, पूरा करता है, तो B प्लस C भी X दिन में करेंगे, क्योंकि दोनों का कहा है ना सेम, उतना ही जितने में B प्लस C पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि A प्लस B प्लस C अगर तीनों काम को पूरा करेंगे तो X/2 डेज में कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ, A और B 10 दिन में पूरा करते हैं, C अकेले 60 दिन में पूरा करता है, तो A प्लस B प्लस C तीनों कितने दिन में करेंगे? तो तीनों करेंगे 10 प्लस 60, 10 प्लस 60 नहीं, 60 डिवाइड बाई 1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 7। अब देखो, अब ये x टर्म में तीनों मिलके, ये जब x के टर्म में जब निकालेंगे तो x/2 में कर रहे हैं, लेकिन दिन में जब देखेंगे तो इतने दिन में कर रहे हैं, तो दोनों बराबर ही तो हैं। तो जब हम दोनों को बराबर करेंगे, x/2 बराबर 60/7, तो ये x बराबर हमारा हो जाएगा 120/7। मतलब A जो है ना वो इतने दिन में कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो B अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगा? A जो है वो इतने दिन में कर रहा है, A जो है वो 120 दिन में कर रहा है, और B मिल के A जो है वो 120/7 दिन में पूरा कर रहा है, और A प्लस B 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इनको निकालने का एक तरीका है कि एक दिन में A कितना पूरा एक काम करेगा, तो एक दिन में A जो है 1/20 करेगा, और मान लेते हैं B दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में 1/B पूरा करेगा वो काम। ठीक है, तो दोनों मिल के जब करेंगे काम को, तो ये दोनों मिल के 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/10 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से B का मान हम निकाल लेंगे। 1/B बराबर कितना हो जाएगा? 1/B बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 7/120, और ये हो जाएगा हमारा 5/120, और ये जब कैंसिल करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, 1/24। तो 1/B बराबर 1/24 आ रहा है, मतलब B बराबर 24। ठीक है, तो B कितने दिन में? 24 दिन में कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, समुच्च जुताई क्या है? समुच्च जुताई है समुच्च रेखाओं के साथ ढाल भूमि पर जुताई। ये आई थिंक इंग्लिश में शायद इसको बोलते हैं कॉन्टोर फार्मिंग। कॉन्टोर फार्मिंग होती है, जैसे ये माउंटेन्स है ना,
ये माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें ऐसे ऐसे जो लेयर्स बने होते हैं ना, मतलब क्या करते हैं ना, एक लाइन ऐसी एक लाइन समझ लो जिसको बराबर करते हैं, ये समतल उस लाइन के बराबर, और फिर ये इनको लेयर मिल जाती है, ठीक है। तो यहीं पे ये खेती करते हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ों में फेमस है, ये कॉन्टूर फार्मिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है रीजनिंग का क्वेश्चन है। 9 व्यक्ति ABCDEFGH तथा I एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं है उसी क्रम में। G B के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। G कहाँ है? G B के दाईं, 1 2 3 4, G B के दाईं हो गया। F C के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। C के दाएं, 1 2 3 4, F C के दाएं हो गया। तथा I के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। I के बाईं, I के 1 2 बाईं हो गया। D I तथा B का पड़ोसी नहीं है। D I तथा B का पड़ोसी नहीं है, तो इसको कहाँ रखें? अब इसको होल्ड करते हैं। इसको E तथा A के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। E तथा A, अच्छा, मतलब E तथा A के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। आगे G C के दाईं ओर तीसरे पर बैठा है। G जो है वो C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है G, 1 2 3, तो यहाँ G होगा। तो B कहाँ हो सकता है? B हो सकता है 1 2 3, 3 लोग हैं ना, हाँ, तो B यहाँ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद G क्या बोल रहा है? G C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर G, ओके। यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई है कि G C के दाईं और दूसरे स्थान पर है, 1 2, G यहीं पे है, तो B हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। I A के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। I जो है ना वो A के 5वें स्थान पर है, तो A अगर यहाँ है तो 1 2 3 4 5, तो A यहाँ होगा, कन्फर्म हो गया। तो दाईं ओर 5वें स्थान पर है। ये वाला जो छूट गया था इसको ऐड करते हैं अब। D I और B का पड़ोसी नहीं है। I का पड़ोसी नहीं, मतलब D यहाँ भी नहीं आएगा, D यहाँ भी नहीं आएगा, तो D यहाँ आएगा, ठीक है। और क्या बच रहा है? E और A के बीच में 3 का है, तो A अगर यहाँ है तो E यहाँ होगा, यहाँ होगा नहीं क्योंकि 3 लोग बैठे हैं। तो A B C D E F G H, H यहाँ आ जाएगा। पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए 9 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति की सही स्थिति को व्यक्त करने वाला विकल्प कौन सा है? तो B C H, B C H, B C और H के बीच में है, बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं होगा आंसर। C A और G के बीच में है, C A और G के बीच में है, बिल्कुल नहीं है। D F और G के बीच में है, D F और G के बीच में है, बिल्कुल सही, इसीलिए हमारा ये आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था, बाकी क्वेश्चन कठिन तो नहीं था रीजनिंग का, बट सिटिंग अरेंजमेंट जो कि बैंकिंग के फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है 4 cos π/6 माइनस अल्फ़ा साइन π/3 माइनस अल्फ़ा। देखो पाई जो होता है ना, पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है, इतना याद रखना है।
तो ये हमारा π/6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। cos 30 माइनस अल्फ़ा sin 60 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो cos A माइनस बी, cos A माइनस बी क्या होता है, cos A माइनस बी होता है cos A, उसके बाद cos B माइनस प्लस में है ये sin A sin B। ठीक है, उसके बाद sin A माइनस बी का होगा sin A cos B माइनस cos A sin B, यही होता है। बस इसको हमें हल करना है और कुछ नहीं। 60 डिग्री कितना है, √3, √3/2 अल्फ़ा प्लस 1/√2 साइन अल्फ़ा √3/2 कॉस अल्फ़ा माइनस 1/2 साइन अल्फ़ा। अब देखो ये है क्या, ये पूरा a मान लो, a प्लस बी ही तो a माइनस बी ही तो है। तो ये एक्चुअली में है √3/2 कॉस पूरे का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन अल्फ़ा पूरे का स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे ना तो हमारा आंसर एकदम यही आएगा। कुछ नहीं करना है, बस हेल्प करना है। स्पेस कम है तो वरना मैं कर देता, ये ज़्यादा लेंदी है नहीं, बस इसका स्क्वायर करना है और हल ही कर देता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये है 3/4 कॉस स्क्वायर माइनस 1/4 साइन स्क्वायर। अब 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको हमें करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये 3 अंदर जाएगा ना तो 3 इधर हो जाएगा, ये फिर इसको 3 देंगे, फिर ये माइनस में है तो माइनस में प्लस, तो ये 3 - 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये होता है फोटोट्रॉपिज्म। ये होता है फोटो सूर्य जो है ना, सूर्य से जो एनर्जियाँ मिलती है फोटोन में होती हैं। ठीक है, इसीलिए फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। टेनिस खिलाड़ी है किंग ऑफ क्ले, राफेल नडाल परेरा। तो इसको क्या बोलते हैं, राफेल को किंग ऑफ क्ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक निश्चित कूट भाषा में R को 9 लिखा जाता है और D को 23 लिखा जाता है। ठीक है, तो R को 9 लिख रहे हैं और D को 23 लिख रहे हैं। तो मतलब समझ में आ रहा है, D को 23 ABCD 1 2 3 4, इसको लिख रहे हैं 23, मतलब ये 24, ये 25, ये 26। समझ जाओ, रिवर्स नंबरिंग दिया गया है अल्फ़ाबेट को। उसी कूट भाषा में रेडी को क्या लिखेंगे, तो A को तो लिखेंगे 26। अब 26 है कहीं, 36 26 34 34, 26 मिल गया हमें, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हमें लॉजिक लगाने पड़ेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना का नाम स्वच्छ भारत अभियान। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, 2014 में आई थी स्वच्छ भारत अभियान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76।
क्वेश्चन 76 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सब्जी, गाजर, आलू। ठीक है, तो क्या होगा, सब्जी के अंदर, सब्जी तो बहुत बड़ा टर्म हो गया, उसके अंदर आलू आएंगे, गाजर आएंगी, मूली आएगा, प्याज आएगा, सब आएगा, तो ऑब्वियसली बी होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, विलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है। वाजिद अली शाह। और ये सेम क्वेश्चन अभी आरआरबी नहीं, अभी मैं कोई पिछला सेट करवा रहा था, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब सेम साल, मतलब जैसे अभी हो रहा है ना 2025 में जब एग्ज़ाम होगा, तो कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी सेट में बार बार रिपीट होंगे, तो हमें हर सेट का क्वेश्चंस भी ध्यान देना है, अपडेट रहना है उससे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 8 लड़के ABCDEFG तथा H एक वर्गाकार बेंच मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो 8 है ना, लाइक दिस, इस तरीके से हम बना लेते हैं। 8 हो जाएंगे, 2 बना लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, सीटिंग अरेंजमेंट में हमसे ऐसी कंडीशन दे देती है कि 2 बनाना पड़ता है। प्रत्येक भुजा पर 2 लड़के बैठे हैं। ठीक है, प्रत्येक भुजा पर 2 लड़के बैठे हैं। डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, कर दिया हमने। एच तथा डी सन्मुख भुजाओं पर बैठे हैं। एच तथा डी, एच और डी तो सन्मुख है ना, एच यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा। ठीक है, एच या तो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है या डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल, एच एकदम सम्मुख है ना, तो उसके सम्मुख है, तो इसका मतलब कि 3 पे ही तो होगा, 3 के गैप में या तो इधर से जोड़ लिया तो इधर से। ठीक है, ए तथा बी समान भुजा पर बैठे हैं। ए तथा बी समान भुजा पर बैठे हैं। अच्छा, ठीक है। ई एच अथवा डी का पड़ोसी नहीं है। एच और डी का पड़ोसी नहीं है ई, तो ई यहां हो सकता है। एफ ई तथा एच का पड़ोसी नहीं है। एफ ई और एच का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहां होगा। ठीक है, ई का पड़ोसी कौन है? ई का पड़ोसी कौन है? देखो, ई का पड़ोसी ए नहीं है, ए नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, जी और जी यही तो बच रहा है, तो यही होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो जैसा कि मैं बार बार बताया हूँ, कोई 2 नंबर है, उनका गुणनफल जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, उनका रिलेशन ये होता है, मतलब 2 जो नंबर हैं उनका गुणा और एलसीएम एचसीएफ का गुणा बराबर होता है। ठीक है, तो इनका गुणनफल होगा गया 18 गुणे 42। तो इसको करते हैं एक बार। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया और ये आ गया, देखो 756 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80, निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंस नहीं है? एलेक्सा है, सीरी है, कॉर्टना है, कारावान। ये म्यूजिक ऐप है, म्यूजिक ऐप कैरावैन की तरह है, जियो सावन, मतलब ये सब भी पूछ सकता है, बताओ। उसके बाद स्पॉटिफाई,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विटिकल्चर अंगूर से रिलेटेड है। विटिकल्चर के द्वारा निम्न से सर्वाधिक उत्पाद, विटिकल्चर महाराष्ट्र, अंगूर ग्रेप से रिलेटेड ही तो है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है मनुष्य में बौनेपन, बौनेपन के लिए उत्तरदायी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और बायोलॉजी में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में टोटल 8 ग्लैंड्स हैं, 8 जिसको कह सकते हैं सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, एक तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। और एक है, 2 अभी याद नहीं आ रहा है। कुल मिला के ये जो 8 सिस्टम्स है ना, आई थिंक डाइजेस्टिव हो गया, ये हो गया, एंडोक्राइन हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, कनेक्टिव सिस्टम, और एक है ये जो टोटल 8 सिस्टम है ना, ये पढ़ लो बायोलॉजी में। इसके साथ इसके बाद पढ़ लो डिजीज, उसके बाद पढ़ लो विटामिन्स, बस इतना पढ़ लो। गारंटी है कि 90% से ऊपर क्वेश्चंस हो जाएंगे बायोलॉजी के, 90% से ऊपर। इन्हीं से क्वेश्चन बार बार आते हैं रिपीट करके। तो ज्योग्राफी के लिए तो इतना ही पढ़ना है। ओके, किसको रेफर करना है? लूसेंट, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में योगदान नहीं है? तो CNR राव। क्यों ये पूछा गया था क्वेश्चन? आई थिंक उस समय उनको मिला था भारत रत्न, सचिन को और इनको मिला था, और ये है इकोनॉमिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करने की बजाय 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करता है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, तो हमें उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी पता करनी है। तो देखो कैसे होगी पता। इनका पहले देखो सापेक्षिक चाल क्या है। सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं। सापेक्ष चाल कितना है? 15/-9 6। इतना किलोमीटर का अंतर आ रहा है। इतना किलोमीटर के अंतर के कारण कितनी की दूरी के आ रहा है, कितना दूरी का अंतर आ जा रहा है? 30 किलोमीटर का। तो समय इससे पता चल जाएगा हमारा 30/6 = 5। एक्चुअली में 5 घंटे तो चल रहे हैं ये। 5 घंटे अगर इतनी चाल से चल रहे हैं और 5 घंटे 15 की चाल से चल रहे हैं, तो 30 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 9 की चाल से ये 5 घंटे चलेगा, तो कितनी दूरी ये तय करेगा, यही ना। तो क्या बोल रहा है? वास्तविक दूरी। तो वास्तविक दूरी हो गई, 9 की चाल से चल रहा है, 5 घंटे चला है, तो 9 5 45 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं पता है? ये देखो, √7 + √3, √7 - 3, √3 - 1, √3 + 1। तो इसका एक जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा इसका बना लेते हैं। ठीक है, और बना के हल करते हैं खटाखट। तो नीचे एलसीएम बनाने के लिए इसको इकट्ठा कर लो,
तो ऊपर भेज दोगे तो √3 माइनस ये स्क्वायर में आ जाएगा प्लस √3 प्लस √3 और ये आ जाएगा 7 माइनस 3 प्लस √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस। इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 7 और 3 10 20 आ जाएगा, 20/4 प्लस और ये आ जाएगा 8/2। तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 4। तो ये आंसर हो जाएगा 9। ऐसे क्वेश्चंस में ना ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बस नीचे का जो है ना इनको हमें किसी भी तरह करके इनको हल करने की कोशिश करना है। तो मैंने वही किया, इनको कॉमन ले लिया, इसका जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा बनाया, हल करके आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कभी कभी ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। ये दिया है πr1 महीने में x द्वारा, अच्छा x कोई है उसके द्वारा खर्चा किया जा रहा है और ये पाई डायग्राम हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं। यदि x अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं करता और सभी अन्य व्यय पूर्ववत रहते हैं तो x के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। देखो, अदर एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, ये 25% खर्चा हो रहा है अन्य व्यय पे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये हो जाए 0। ठीक है, ये हो जाए 0। तो टोटल तो हो गया 100%। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये मान के चलना है कि 70% ही टोटल है, क्योंकि 25 तो हट ही गया ना, 75% ही हमारा टोटल है, जिसमें से ये 37.5 क्या कर दे रहा है, शिक्षा पे खर्च कर रहा है 37.5। ठीक है, तो अब ये कितना परसेंट होगा, 50 हो गया ना, 50% शिक्षा पे खर्च करेगा ये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि x बचत करने और प्रत्येक मद पर 20% की एक समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है। यदि x बचत करने और प्रत्येक मद पर 20% का एक समान कटौती करने का निश्चय करता है तो x द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय में से शिक्षा पर व्यय होने वाले हिस्से में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये 20% क्या कर रहा है, ये प्रत्येक मद पर 20% की एक समान व्यय कटौती करने का निश्चय करता है। तो इसका आंसर दिया है 0%। हाँ, तो अगर एक समान कटौती कर रहा है ना तो 0% का अंतर आएगा। ठीक है, सब में कर रहा है ना तो क्या ही अंतर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। शिक्षा पर होने वाला व्यय डैश पर होने वाले व्यय के बराबर है। तो शिक्षा पर हो रहा है 37.5%। अब देखो 37.5 किस पे हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा कपड़े और स्वास्थ्य मिलाएं, कपड़े और स्वास्थ्य तो 25% ही आ रहा है। भोजन और कपड़े मिलाएं, भोजन और कपड़े मिलाएं 25% आ रहा है। स्वास्थ्य और भोजन मिलाएं 25% आ रहा है। भोजन और अन्य व्यय, भोजन और अन्य 25 और 12.5 बिल्कुल। तो बिल्कुल 37 है ना। जब भोजन और अन्य मिलाएंगे ना, अन्य हो गया 25 और भोजन हो गया 12.5, तब आ रहा है सर। तो डी वाला आंसर हो गया, चौथा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 89। कुल व्यय का अधिकतम प्रतिशत डैश पर किया गया व्यय है। तो सबसे ज़्यादा किस पे किया गया, स्वास्थ्य प्लस कपड़े।
स्वास्थ्य प्लस कपड़े, तो इस पे तो 25% तो आ रहा है। भोजन और अन्य, भोजन और अन्य इस पे आ रहा है। भोजन और अन्य एक मिनट भोजन और अन्य कहाँ गया? भोजन, भोजन और अन्य इस पे आ रहा है, कितना हो गया? 37.5। भोजन और स्वास्थ्य, भोजन और स्वास्थ्य पे 25% है। कपड़े और भोजन, कपड़े और भोजन पे भी 25% है, तो इसका मतलब 37% सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। लो, ये भी रीजनिंग का है। DI खत्म हुआ तो रीजनिंग आ गया। देखते हैं क्या बोल रहा है ये। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर आता है? तो निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं? पहली बात तो अंक ढूंढे। 7, 9, 2, 3, 5, ये अंक मिल गए। अब क्या बोल रहा है? उसके प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद एक अक्षर है। तो एक कॉम्बिनेशन मिल गया हमें, 2 कॉम्बिनेशन मिल गया, 3 कॉम्बिनेशन मिल गया, बस 3 है तो 3 हमारा आंसर हो गया। देखो इसमें तो है नहीं, इसमें तो ये चिन्ह है ना, और इसमें संख्या है, इसका भी चिन्ह है इसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 है, नीचे 4 गतिविधियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संगत असंगत देखना है। ठीक है, देखते हैं। धीरे धीरे दौड़ना, व्यायाम करना, दौड़ना, टहलना। तो व्यायाम तो हो गया भाई, एक्सरसाइज। बाकी धीरे दौड़ो चाहे तेज़ दौड़ो चाहे टहलो, कुल मिला के सब चल ही रहे, मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन एक्सरसाइज अलग ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, एक निश्चित कूट भाषा में वेलकम को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DUSSRDFK क्या होगा? ठीक है, तो देखते हैं। WXYZEFGHLMNO, मतलब समझ रहे हो, 2 अल्फ़ाबेट ये जंप कर रहा है। तो उसी कूट भाषा में इतना दिए गए विकल्प में से किसका कूट है? अच्छा, ये कूट ऑलरेडी है, किसका है ये पता करना है। तो 2 पहले जाओ, D के 2 पहले जाएंगे, सब में A है तो A होगा। U के पहले जाएंगे तो RSTU, और इसी तरीके से SS का, तो S का तो PQRP, 2 बार S है तो 2 बार P एक ही में है, तो ये हमारा आंसर दिया है। इसीलिए दिया है क्योंकि 2 का गैप जा रहा है अल्फ़ाबेट में, तो बस उसका हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दे रखा है? देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया मैथ का क्वेश्चन। इसमें है कक्षा 11 की मध्यावधि परीक्षा में 42% छात्र गणित में असफल हुए। अच्छा, 42% गणित में, 54% छात्र फिजिक्स में, 48% छात्र रसायन में, सभी तीनों विषयों में केवल 10% छात्र असफल हुए। तीनों विषयों में 10% छात्र असफल हुए। भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में 20% छात्र असफल हुए। ठीक है, रसायन विज्ञान और गणित दोनों में 15% छात्र असफल हुए, और भौतिकी और गणित दोनों में 18% छात्र असफल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो केवल 2 विषयों में हैं। देखो क्या बोल रहा है, मैथ्स में तो हो गए 42%, फिजिक्स में हो गए 54%, और केमिस्ट्री में हो गए हमारे 48%। अब है तीनों में, मतलब मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, तीनों में है 10%। भौतिक फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में है 20%, केमिस्ट्री प्लस मैथ में है 15%, और फिजिक्स प्लस मैथ में है 18%। तो हमें क्या निकालना है कि केवल 2 में,
देखो ये जो है ना, ये तीनों में इतने हुए हैं और फिर दो में इतने हुए हैं, इतने इतने, तो ये पता है ये रिपीट हो रहा है, ये फेल की संख्या ना इनमें रिपीट हो रही है। ओनली फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में कितने हुए हैं फेल, तो ये कहा जाएगा 20 माइनस 10, तो हो जाएगा 10। ठीक है। ओनली केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी मैथ्स में कितने हुए हैं फेल, तो ये 15 माइनस 10, ये आ जाएगा 5। और ओनली फिजिक्स प्लस मैथ में कितने हुए हैं, तो 18 माइनस 10 बराबर 8। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तब हमें पता चलेगा असली कि 23 जो % है ये केवल ओनली वाले हैं, ये ओनली 2 में फेल हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, अच्छा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और कंक्लूजन वाले, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या ही पढ़ें, स्टेटमेंट पे सीधे आते हैं। राम इज़ एन आर्टिस्ट। राम जो है ना वो एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट आर ब्यूटीफुल। राम आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट क्या होते हैं, ब्यूटीफुल। इसका मतलब राम ब्यूटीफुल है। राम इज़ ब्यूटीफुल। ऑल ब्यूटीफुल पर्सन्स आर आर्टिस्ट। ये कैसे कह सकते हो, राम इज़ ब्यूटीफुल ये कह सकते हो, क्योंकि राम जो है वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट जो है ब्यूटीफुल होते हैं। राम इज़ नॉट ब्यूटीफुल ये तो है ही नहीं सकता। यही आंसर है और दिया भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। आपूर्ति मांग उसे मांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन। आपूर्ति मांग होगी, आपूर्ति होगी, उत्पादन उपभोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें करना क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, 6 BDFUV और X की तुलना उनके अंकों के आधार पर की जाती है। X ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। X ने केवल 2 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। B ने F से अधिक लेकिन U से कम अंक प्राप्त किए हैं। X जो है ना वो केवल 2 से अधिक अंक प्राप्त किया है, बाकी 3 से कम प्राप्त किया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। B ने F से अधिक प्राप्त किया है। B जो है ना वो F से तो ज़्यादा प्राप्त किया है लेकिन U से कम। यदि F ने X से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यदि F ने X से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मतलब समझ रहे हो, X से अधिक, तुम 3 लोग हो गए ना, बाकी जितने बचे वो जितने क्या कौन से बच रहे हैं तुम्हारे, ये बच रहे हैं D और BDFUV। D और V यही तो बच रहा है, तो ये दोनों ऑब्वियसली इससे कम होंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोग इससे कम पाए, 3 लोग इससे ज़्यादा पाए, 3 हो ही गए तो 2 बच रहे हैं। तो सबसे अधिक अंक प्राप्त किसने प्राप्त किया, U प्राप्त किया ऑब्वियसली। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। 97 में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 संगत हैं। अच्छा, संगत असंगत वाले आ गए। मित्र, सहकर्मी, साथी, विरोधी, तीनों का उल्टा है, कोई भी कर लेगा ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ZV ये रिवर्स जा रहा है, देखो ऐसे, F के बाद GHI, फिर J आ गया, J के बाद यहाँ पे आएगा KLM, तो यहाँ पे N आना चाहिए और N हमारा आंसर है। ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट के गैप पे बन रहा था सीरीज़ ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। EIM QUI, EFGH, फिर I, फिर JKL, फिर M। 3 का जा रहा है गैप। M, फिर इसमें भी 3 का ही होगा, एक बार देख लेते हैं। QRSTUV QWXY
PQ PQRSTU, हाँ 3 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसमें देखते हैं FGHIJKLMN, ये तो इसमें भी 3 का गैप है, तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो ये 3 का गैप था ना, इनके बीच में देखते हैं रिश्ता क्या है। MNOPQ, अच्छा ये भी 3 का गैप है। तो के के बाद LMN, तो O कौन सा है, O से शुरू होगा, O से शुरू होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अल्फ़ाबेट जंप कर रहा था, वही देखना था हमें। अब आ जाते हैं 100, अंतिम सवाल है इस सेट का। किसी विशेष कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। यदि किसी विद्यार्थी की क्रम संख्या 51 है, यदि किसी विद्यार्थी की क्रम संख्या 51 है, विद्यार्थियों संख्या 51 विद्यार्थियों वाली उस कक्षा में पंक्ति के आरंभ से 23 है। अच्छा, इधर से 23 है, ठीक है। तो पंक्ति में अंतिम विद्यार्थी से उसकी क्रम, अब इधर से क्या होगा, ठीक है। मान लो इधर से x होगा, और मैंने बताया था कि 23 + x, ठीक है, इसमें एक घटा देंगे ना हम, तो हमें मिल जाएगा टोटल संख्या। तो ये फार्मूला ही होता है। जैसे मान लो इसको मैं, फार्मूला कैसे आया है मैं बता दूंगा अभी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 51 - 22, तो ये हमारा आ जाएगा 39, ठीक है। अब मैं फार्मूला बता देता हूँ कैसे आया था। ये फार्मूला आया था 29, हाँ ये फार्मूला आया था, देखो ऐसे आया था। मान लो एक छोर से किसी का जो क्रम है ना वो है A, ठीक है, और दूसरे छोर से है किसी का क्रम B। तो जब दोनों को जोड़ेंगे ना और एक घटाएंगे तो टोटल संख्या में पता चल जाती है। क्यों पता चलती है? क्योंकि जो व्यक्ति ए वाले क्रम पे आया है उसी व्यक्ति की बात हो रही है और वो बी क्रम पे पीछे से आ रहा है, मतलब वो व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसीलिए एक बार हम उसको घटा देंगे तो हमें कुल संख्या पता चल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसका यही कॉन्सेप्ट है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग सेट्स हैं उसके भी जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे अल्टरनेट डेज पे, तो देखो और उसको पसंद करो, सब्सक्राइब करो।